अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। तीसरा हिस्सा इस चैप्टर का अकाउंटिंग पॉलिसीज। अच्छा, इसके बारे में ना कुछ अंग्रेजी लिखवा देता हूं, वो याद करिएगा, फिर इसके न्यूमेरिकल पे चलेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसीज होती क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसीज आर रूल्स, प्रिंसिपल्स and practices applied for preparation and presentation of financial statements. अकाउंटिंग पॉलिसीज वो रूल्स हैं जो फॉलो किए जा रहे होते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, जो भी आईएएस ने कहा है करने को वो अकाउंटिंग पॉलिसी है। जैसे पीपीई को एक्सपेंस बनाना है कि डेप्रिशिएट करना है, तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी है कि हम डेप्रिशिएट करते हैं। रिपेयर्स एक्सपेंस बनानी है कि कैपिटलाइज करनी है, तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी है कि उसके बेनिफिट्स चूंकि मेंटेन करने के लिए है तो उसको एक्सपेंस बनाना है। कॉस्ट मॉडल रखना है या रिवैल्यूएशन मॉडल रखना है, तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो ये सारे रूल्स जो आईएएस के होते हैं ना, उनको अकाउंटिंग पॉलिसीज कहते हैं। ये सब अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं। और मजीद अगर हम मिसालें ले लें जिसमें आईएएस की तरफ से कुछ ऑप्शन हैं, कॉस्ट मॉडल फॉलो होना, फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो होना, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं। फाइफो एफको, ये क्या है फाइफो एफको? वो जो इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करने के तरीके हैं, ये सब अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं। ग्रांट का मेथड 1, मेथड 2,
ये सारी चीजें अकाउंटिंग पॉलिसी हैं। वो रूल्स जो आईएसएस के मुताबिक गाइडेंस मिली है उन सबको अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं। एक तो अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई, फिर अकाउंटिंग पॉलिसी की सिलेक्शन कैसे करनी है। शेल बी सिलेक्टेड, यानी 5OF को ही क्यों, कोई और क्यों नहीं है। हम मतलब कंपनी कैसे फैसला करेंगे 5O करना है, F को करना है, क्या पता कोई और कर ले। नहीं, आईएएस में अलाउड ही यही है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करने के लिए जो गाइडेंस है, एज पर गाइडेंस अवेलेबल इन नंबर 1 आईएएस IFRS, और नंबर 2 इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक गाइडेंस कॉन्सेप्चुअल, ये पढ़ाना है मैंने आपको, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नंबर 1 पे आईएएस IFRS, और अगर IFRS में स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं है तो फिर अवेलेबल इन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये कुछ अंग्रेजी है जो एमसीक्यूज में काम आएगी, इसलिए पहले अंग्रेजी बता देता हूं। सिलेक्टेड पॉलिसी शेल बी अप्लाइड, यानी कंपनी की मर्जी है चाहे 5O रखे चाहे F को रखे, लेकिन अगर इनमें से कोई एक चूज कर लिया तो फिर वही फॉलो करे। यानी सिलेक्टेड पॉलिसी शेल बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। इस बात का मतलब है कि जो पॉलिसी एक बार सिलेक्ट कर ली, जैसे अगर कॉस्ट मॉडल तय कर लिया तो बस फिर कॉस्ट मॉडल ही चलाए। लेकिन क्या अकाउंटिंग पॉलिसी में कल को चेंज हो सकती है? तो हां, हो सकती है। इसमें भी 2-3 बातें बता रहा हूं। एक बात यह कि अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड ओनली इफ रिक्वायर्ड बाय आईएएस। इसका मतलब ये आपके लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है ये बात, क्योंकि आपके सिलेबस में जितने स्टैंडर्ड्स हैं उनमें कोई मिसाल है नहीं मेरे पास। हाँ, ये बहुत पुराना, को 20-22 साल पहले ना, इस आईएएस में, ये आईएएस 2 है, 5O, F को और LIFO, ये 3 मेथड अलाउड होते थे। तो कुछ बिजनेसेस जो LIFO फॉलो करते थे 20-22 साल पहले, LIFO मेथड फिर हराम हो गया, यानी आईएएस 2 ने कहा नहीं लगाना अब। तो वो जो LIFO लगाते थे वो बेचारे क्या करें, उनको अब चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आईएएस ने कहा है। या फिर if multiple options are allowed by IS, then can occur if it is expected to result in more relevant
एंड रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इस बात का मतलब है कि अगर कंपनी पहले एफ को यूज करती थी लेकिन अब प्राइसेस महंगी 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 ही होती चली जा रही हैं, तो कंपनी को लग रहा है कि फाइफो अब ज्यादा बेहतर होगा, तो फिर वो फाइफो पे शिफ्ट कर सकते हैं कि पॉलिसी चेंज से बिजनेस को लगता है कि ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो पॉलिसी चेंज हो सकती है। अच्छा, चेंज इन पॉलिसी की हेडिंग में ही हूं और 3 पॉइंट्स बता रहा हूं, इनको ना याद करिएगा। ये एमसीक्यूज में, अभी सारी बातें मैं आपको एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूं, फिर इसके न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये आपको जोर जबरदस्ती की अंग्रेजी अजीब सी लग रही है लेकिन करनी है, याद है, एमसीक्यूज में काम आती है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की हेडिंग देखे, एक बात मैंने ये की है और एक बात ये करने लगा हूं कि फॉलोइंग आर नॉट considered as change in policy as per IS 8। 3 पॉइंट्स बता रहा हूं, इनको रट लीजिएगा। ये एमसीक्यूज में हो सकता है इनमें से कोई एक गिवन हो और 3 फालतू बातें लिखी हो और पूछा हो कि इनमें से कौन सी चीज है जो IS 8 के मुताबिक पॉलिसी चेंज नहीं है। तो ये 3 बुलेट पॉइंट्स बता रहा हूं, इनको याद करिएगा। नंबर 1 लिखें, इतनी लिख लें अंग्रेजी, फिर बताता हूं। यहां तक पहुंचे? नंबर 1, ये अंग्रेजी बता रहा हूं, ये करनी है याद, ये आपसे एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकती है। एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी, application of an accounting policy for transactions that differ in substance from those previously occurring इसकी मिसाल अगर आप लिखना चाहें तो कंपनी की पॉलिसी थी कि वो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को फाइफो पे करते थे और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को एफको पे करते थे। तो 3-4 साल हो गए कंपनी को बने हुए,
कंपनी का आज तक फिनिश गुड स्टॉक बचा ही नहीं था, बनते ही बिक जाता था। रॉ मटेरियल को करते थे, पता नहीं क्या बोला मैंने, FIFO, और फिनिश गुड्स को करते थे FCO। तो पहले इन्वेंट्री कभी फिनिश गुड्स की बची ही नहीं थी, बचती ही रॉ मटेरियल की थी। इस साल पहली दफा फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री बची है, वो इन्वेंट्री, लेकिन पहली दफा है कि वो रॉ मटेरियल से डिफरेंट फिनिश गुड्स बची है। अब इस साल अगर बिजनेस FCO यूज करेगा फिनिश गुड्स के लिए, तो ये चेंज इन पॉलिसी है कि FIFO से FCO हो गया? नहीं, ये काम हुआ ही पहली दफा है। तो ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि उन ट्रांजैक्शंस के लिए पॉलिसी का अप्लाई होना जो ट्रांजैक्शंस पहले उस तरह हुई नहीं थी। जिन ट्रांजैक्शंस के लिए अब हम नई पॉलिसी लगाने लगे हैं, पहले वो ट्रांजैक्शंस उस तरह से होती ही नहीं थी। या आप ऐसे कह लें कि ग्रांट रिलेटेड टू इनकम पहले मिला करती थी, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट कभी मिली ही नहीं थी। तो अब अगर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट मिली है तो उसकी पॉलिसी तो अब अप्लाई होगी, पहले तो कभी वो मिली ही नहीं थी। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई। और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको रट लें। दूसरा पॉइंट लिखे, 3 पॉइंट लिखवाने लगा हूं। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी, application of a new accounting policy for a transaction that did not occur previously. हमारी पीपीई के ऊपर कॉस्ट मॉडल था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे फेयर वैल्यू मॉडल था, लेकिन पहले कभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी नहीं थी, पहली दफा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है। तो अब जब उस पर फेयर वैल्यू मॉडल लगने लगेगा तो ये नहीं कहेंगे कि पहले कॉस्ट मॉडल था और अब फेयर वैल्यू है, वो ट्रांजेक्शन ही पहली दफा होने लगे। और तीसरी पॉइंट बात लिखे, इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल। देखिए, जब IAS 16 पीपीई रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो खरीदते ही रीवैल्यू कर दिया होगा, खरीदते किस पे रिकॉर्ड किया होगा, उसके बाद जब तक पहली दफा रीवैल्यू नहीं किया होगा तो कॉस्ट मॉडल पे ही चल रहा होगा ना, डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। तो फिर जब पहली दफा रीवैल्यू हुआ होगा तो उसको हम चेंज इन पॉलिसी नहीं कहेंगे, ये इस बात का मतलब। हाँ, अगर कंपनी की पॉलिसी थी कि रिवैल्यूएशन मॉडल पे ही चला करेंगे और कुछ साल के बाद कंपनी ने फैसला किया कि नहीं कॉस्ट मॉडल पे शिफ्ट हो जाते हैं, ये है IAS 8। लेकिन इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल ये नहीं है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये 3 पॉइंट्स रट लें, ये आपसे MCQs में टेस्ट हो सकते हैं। और थ्योरी यही है। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पे कि अकाउंटिंग फॉर चेंज इन पॉलिसी, यानी अगर फैसला कर ही लिया है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल से अब हम फेयर वैल्यू मॉडल पे शिफ्ट करने लगे हैं, तो फिर इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी। अगर फैसला कर ही लिया है कि पहले इन्वेंट्री को FIFO पे रिकॉर्ड करते थे, अब FCO पे करना है, तो इस चेंज को कैसे डील करना है ये बताने लगा। अगर हम पहले FIFO करते थे और अब FCO करने लगे हैं, तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक FCO पे आ रहा होगा, लेकिन ओपनिंग तो FIFO पे आ रहा होगा, तो मिली जुली चीज हो जाएगी। इसी तरह इस साल का क्लोजिंग स्टॉक FCO पे आ रहा होगा और कंपैरेटिव फिगर जब शो कर रहे होंगे, तो इस गड़बड़ से बचने के लिए IAS ने कहा कि अगर पॉलिसी चेंज करनी है ना, जैसे एक रूम का कलर चेंज करना है, तो एक रूम का कलर चेंज करेंगे तो बेसुरा सा लगेगा, तो क्या करें, फिर कलर चेंज करना है तो है फिर सारी बिल्डिंग का कलर चेंज करें। तो IAS ये कहता है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं तो फिर आप ऐसे चेंज करें जैसे कभी पुरानी पॉलिसी थी ही नहीं। इसको कहते हैं जी कि पॉलिसी चेंज इज अकाउंटेड फॉर बाय रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, नहीं सॉरी, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। काम रीस्टेटमेंट वाला ही है, लेकिन अंग्रेजी है इसकी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, एज इफ न्यू पॉलिसी had always been applied।
ये भी अंग्रेजी याद कर लें, लेकिन करने वाला काम क्या है वो आप अपने अल्फाज में ना एग्जाम नोट लिख लेना। पॉलिसी चेंज इज अकाउंटेड फॉर बाय रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन एज इफ, जैसे कि न्यू पॉलिसी ही शुरू से चल रही थी। यानी अगर पहले फाइफो पे थे और अब एफको पे आना चाहते हैं तो हम सारी की सारी फिगर्स ऐसे बदल देंगे जैसे शुरू से ही आपको चल रहा था। ये इस अंग्रेजी का मतलब। सवाल में आपने क्या करना है, ये अंग्रेजी लिखे तो फिर नोट लिखवाता हूं, आप अपने अल्फाज में लिख लें। ये लिखी अंग्रेजी। आप अपने अल्फाज में अपने आप को ये कहानी बता लें कि पॉलिसी चेंज का सवाल करने का तरीका एरर्स वाले की तरह का ही है। यानी हमने पिछली सारी फिगर्स बदल देनी है। ये बात दोबारा सुने, पहले मेरी मिसाल समझ लें फिर अपने आप को समझा दें। मैंने ना आपको जब एरर्स के सवाल कराए थे ना, तो उसमें एक सवाल कराया था जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे थी, लेकिन गलती से कॉस्ट मॉडल लग गया था। बस याद आ गई बात। अगर पेजेस इसी रजिस्टर में है तो पलट के देखिए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी जिसको गलती से कॉस्ट मॉडल पे अकाउंट फॉर करते आए थे, तो उसकी डेप्रिसिएशन रिवर्स की थी और जो उस पर फेयर वैल्यू गेन आना बनता था वो रिकॉर्ड किया था। हाँ जी, पहुंचे सवाल तक? नहीं मिला? लेक्चर 59 में था। अच्छा, जिस भी लेक्चर का था पेजेस पलटे तो मिलेगा। नहीं मिल रहा? मिल गया? इसमें देखिए जरा सोल्यूशन में क्या किया था। प्रॉफिट्स में हर साल की डेप्रिसिएशन रिवर्स की थी। मैंने उस बिल्डिंग की परचेज डेट बताई थी, तो हर साल की डेप्रिसिएशन रिवर्स की थी और फेयर वैल्यू गेन डाला था। अगर मैंने इस सवाल में यह कहने की बजाय कि फेयर वैल्यू मॉडल था, अकाउंटेंट से गलती से कॉस्ट मॉडल लग गया था, तो ये एरर का सवाल था ना। अगर मैंने ये कहा होता ना कि कंपनी ने पहले कॉस्ट मॉडल पॉलिसी फॉलो की हुई थी, 2024 में कंपनी ने डिसाइड किया है कि फेयर वैल्यू मॉडल लगाना है, चेंज इन पॉलिसी, सवाल ऐसे ही सॉल्व करते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब है कि पुरानी पॉलिसी सब ईयर्स से निकाल देंगे, नई पॉलिसी सब ईयर्स में डाल देंगे। अभी भी नहीं समझ रहे? सवाल सॉल्व करने में ये एरर जैसा सवाल है। मकसद तो फिगर्स बदलना है ना, और रेट्रोस्पेक्टिवली बदलना है। यानी जिस जिस साल में जहां जहां जो फिगर बदलनी थी, चाहे वो गलती से लिखी गई होती तो चलो उसको करेक्शन ऑफ एरर कह लें, चाहे पॉलिसी चेंज की वजह से फिगर बदलनी है तो पॉलिसी चेंज हो गई। सॉल्व करने में एक जैसा है। पॉलिसी चेंज का सवाल सॉल्व करने में प्रायर ईयर जैसा ही है। हमने हर ईयर की रिस्पेक्टिव उस ईयर में जाके करेक्शन करनी है। अगर अभी नहीं समझ आ रहा क्या लिखना है तो कोई बात नहीं, एक दो सवाल कर लें फिर लिख लीजिएगा। पिक्चर आ जाएगी ना तो फिर लिख लेना। अगर लिख रहे हैं तो ठीक है लिख लें, नहीं तो कोई बात नहीं बेटे, सवालों के बाद लिख लें। सवाल लिखें।
हाँ जी, अगर लिख रहे थे तो बात लिखी, चले सवाल लिखें। Extracts of retained earnings column of SOSI for the year ending 31 दिसंबर 24। सोसी के एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 24। बैलेंस एज एट 1 जनवरी 23। बैलेंस एज एट 1 जनवरी 23। $2,200,000। अरे इसमें थोड़ी 23 और 24 का कॉलम होता है भाई, तो रुपीस का एक ही कॉलम चलाते हैं। इतने तो सवाल कर लिए सोसी के। नेट प्रॉफिट 90,000, डिविडेंड 10,000, बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 23 है 280,000। नेट प्रॉफिट 100,000, डिविडेंड 10,000, बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 24 10,000 दोनों का, दोनों ईयर का 10,000। बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 24 कितना 370,000। currently inventory is valued using FIFO method. Inventory is valued using FIFO method. Management has now decided to change valuation method from FIFO to FCO. Management has now decided to change valuation method from FIFO to FCO. In this respect, following information is available. अभी इस वक्त FIFO पे वैल्यूड है, यानी अभी इस वक्त जो वैल्यूज कंसिडर हुई हैं वो 80,000, 105,000 और 64,000। लेकिन अगर इनको FCO पे शिफ्ट किया जाए तो उसके लिए ना अकाउंटेंट ने कैलकुलेशंस की हैं, तो FCO की फिगर्स बनती हैं 92,000, 118,000 और 60,000। यानी अगर FIFO की फिगर्स को FCO से बदला जाए तो FCO की ये फिगर्स होंगी। आपसे रिक्वायर्ड है रिवाइज्ड सोसी के एक्सट्रैक्ट्स। अच्छा, अब ये सवाल करने में ऑफिशियली तो पॉलिसी चेंज का सवाल है, लेकिन अगर आपको सवाल में कहा होता कि सही वैल्यूज ये थी, गलती से ये लिखी गई, तो जैसे सॉल्व करते वैसे ही करना है। तो सॉल्व करने में वैसा ही सवाल है, बस सोसी में पहली लाइन एडजस्टमेंट फॉर प्रायर ईयर एरर लिखते थे, अब क्या लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर पॉलिसी चेंज। सब कुछ वही है, सारी बिल्कुल वही कैलकुलेशन है, सवाल सॉल्व करने का बिल्कुल वही तरीका है, सारी कैलकुलेशंस वैसे ही हैं,
बस सोसी में जो पहली लाइन एडजस्टमेंट फॉर प्रायर ईयर एरर आती थी उसको हम एडजस्टमेंट फॉर पॉलिसी चेंज कह देंगे। बस करें सवाल सॉल्व। देखें अगर आप इसको एरर की तरह भी करें तो ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। तो जो डिफरेंस है वो हमने एडजस्ट करना है। अब चाहे वो पॉलिसी चेंज का सवाल है, चाहे वो सवाल ऐसा होता कि गलती से ये फिगर्स लिखी गई हैं जबकि सही फिगर्स ये हैं, तो जैसे ठीक करते वैसे ही ठीक करना है। सवाल करना है।
जी फर्स्ट जनवरी 23 एडजस्टमेंट फॉर पॉलिसी चेंज वर्किंग वन बैलेंस एज एट 1 जनवरी 23 रीस्टेटेड। सवाल सॉल्व में वैसे ही हो रहा होगा। नेट प्रॉफिट रीस्टेटेड, डिविडेंड 10,000, ये कितना था 2 लाख। बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 23 रीस्टेटेड। नेट प्रॉफिट वर्किंग वन, डिविडेंड बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 24। तो सवाल सॉल्व करने में वैसा ही है। तो हमें नेट प्रॉफिट के लिए करनी पड़ेगी वर्किंग 2024, 2023, 2022। 24 और 23 का तो करेंगे प्रॉफिट, ठीक है। 24 का है 1 लाख और इसका 90 और इसका हमें नहीं करना। क्लोजिंग स्टॉक 2022 का क्लोजिंग स्टॉक 12,000 से बढ़ाना है। मतलब अब हम बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट में कर देंगे ऐड और यहां से कर देंगे लेस। 23 का स्टॉक 13,000 से बढ़ाना है, यहां कर देंगे ऐड और यहां कर देंगे लेस। 24 का स्टॉक 4,000 से कम करना है, यहां से कर देंगे लेस। 83, 91 और 12 पॉजिटिव। यार ये खराब है तो चेंज करवा दें ये तो। यहां आ गया 12,000 पॉजिटिव, 212, 91 और 80, 29। तो सवाल सॉल्व करने में एरर जैसा ही है। अच्छा, इतने वैसे स्टॉक्स के सवाल कर लिए, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं 2022 से पहले का क्यों नहीं बताता। मैंने आज तक 23, 24, 22 यही बताया, 21, 20 तो नहीं कभी बताया। तो क्यों स्टॉक तो मैंने कभी 22 से पहले का नहीं बताया। क्यों है तो? और नहीं, हाँ जी, बिजनेस ही नहीं था। बिजनेस तो था क्योंकि 21 का बिल्डिंग का एरर बताया था। है एक बात तो सही है कि भाई जितनी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैंने क्यों कभी 22 से पहले नहीं दी? इसलिए नहीं दी कि इस सवाल की वैल्यू देता हूं। अब हम एडजस्टमेंट क्या करने लगे, 2022 का क्लोजिंग 12,000 से बढ़ाने लगे ना। ओपनिंग 12 से बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। 23 का क्लोजिंग 13 से बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 24 का ओपनिंग बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। 23 का क्लोजिंग 4 से कम करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये तो मैंने फिगर्स बताई हैं। चलो उससे पहले वाली भी बताता हूं। 2021 का क्लोजिंग बढ़ा लेते हैं 6,000, प्रॉफिट बढ़ेगा तो फिर 22 का प्रॉफिट कम हो जाएगा। 2020 भी बता देता हूं। चले 2020 का क्लोजिंग 7,000 से कम कर देते हैं तो 21 का ओपनिंग कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
चलो 19 भी आ जाते हैं, इससे ऊपर बोर्ड की जगह नहीं है। क्लोजिंग को 3000 से बढ़ा लेते हैं, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो फिर ओपनिंग को भी जब बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट कम होगा। वो बस इससे ऊपर जगह नहीं मेरे पास। 19 में बिजनेस शुरू हुआ था, चलो 19 का डाटा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2024 के प्रॉफिट में ठीक करेंगे, ये 2023 के प्रॉफिट में, और ये सारा ओपनिंग रिटेन अर्निंग में। तो ये तो सब बच ही जाएगा, बचेगा ही 22 का, उससे ऊपर वाला तो कट कट आके खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी 22 से पहले का स्टॉक नहीं बताया, क्योंकि वो उससे ऊपर वाला सारा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बताया तो आप यूज करें, मतलब आप ना सोचें, आप कर लें यूज। तो पॉलिसी चेंज सवाल करने में एरर जैसा ही है। चले और करते हैं सवाल। ऑटम 24 किसी दौर में शेयर हुआ था? अच्छा, अभी एक सवाल देखें, कर लिया तो अगर पहले किसी ने नहीं लिखा था तो आप कुछ लिख ले कि सवाल करने में एरर जैसा ही है। जैसे हम लोग रेट्रोस्पेक्टिवली चीजें ठीक कर रहे हैं, चाहे वो एरर का सवाल है चाहे पॉलिसी चेंज का सवाल है, सवाल सॉल्व करने में वैसा ही हो रहा है। इसलिए एंट्रीज में भी वैसे ही करना है। वैसे ही कैसे? वो जो पिछले साल के कॉलम में जो जो P&L आइटम थी उसको काट के रिटेन अर्निंग, तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है। ऑटम 24 किताब में नहीं होगा, ग्रुप में कभी शेयर किया था, रीसेंट अटेम्प्ट है। ऑटम 24 का पेपर खोल लें अगर, तो उसमें क्वेश्चन 5 है, प्री लिमिटेड। ऑटम 24 क्वेश्चन 5। ऑटम 24 नहीं मिला ग्रुप में? ऑटम 24 अटेम्प्ट में था और क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। मिल गया कि दोबारा भिजवा दूं ग्रुप में? है ये एडमिन ओनली तो नहीं है? है एडमिन ओनली? मिल गया? मिल गया सबको? चलें इसका क्वेश्चन 5 पढ़ लें।
हाँ जी। अच्छा, ये सवाल ना एक मुश्किल सवाल माना गया था बच्चों की तरफ से, और हाँ मुश्किल था। इसमें ना 2-3 चीजें मिक्स हुई हैं। एक एरर भी है, एक पॉलिसी चेंज भी है, और उसके अलावा 2024 में नॉर्मल IS 40 से ट्रांसफर आउट भी है। यानी IS 40 का ट्रांसफर आउट भी टेस्ट हो रहा है, एज एन एरर नहीं, बस कहा है 2024 में जो हुआ इसकी एंट्री कर दें। 2022 में एक एरर हुआ था, 2023 में पॉलिसी चेंज हुई। तो ये इस मिक्सचर की वजह से हाँ अजीब सा सवाल था। चलिए करता हूं। सवाल पढ़ लिया। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हमने 102 मिलियन पे एक वेयर हाउस बनाया था, काम पूरा हुआ जाकर 2022 जून, यानी 22 के एंड पे ही हुआ है। हमने वो फौरन किराए पे दे दिया, चलो 1 जुलाई 22 से ही दिया होगा, और उस पूरी बिल्डिंग का 95% पोर्शन किराए पे दिया था, 5% हमारे अपने इस्तेमाल में था। तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है पूरी के पीपी है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। 2022 30 जून के बाद का वाकया, यानी 1 जुलाई 22 कह लें। 30 जून 23 तक एक साल गुजरा। उसके बाद 1 जुलाई 23 को अकाउंटिंग ईयर क्या चल रहा है? अकाउंटिंग ईयर क्या है? जुलाई से जून। तो 1 जुलाई 23 को मैनेजमेंट को एक तो पुराना एरर पता चला, जिसको अपनी तरफ से उसने ठीक करने की बजाय एक और बोंगी मार दी। दूसरा, उन्होंने पॉलिसी चेंज कर ली। तो अब जो पॉलिसी चेंज की है तो फेयर वैल्यू मॉडल पे आ गए, तो पहले किस पे थे फिर? तो इसका मतलब है पॉलिसी चेंज भी है जो रेट्रोस्पेक्टिवली करनी पड़ेगी, एक एबनॉर्मल वेस्टेज का एरर भी है, वो भी ठीक करना पड़ेगा। ये IS 8 हो गया, और उसके बाद 1 अप्रैल 24 को ये बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से PPE में शिफ्ट करनी है। ये 3 चीजें टेस्ट हुई हैं इस IS के अंदर, इस सवाल में। और सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? रेक्टिफाइंग एंट्रीज, बस 2024 की एंट्रीज, यानी वो जो IS 8 की 2 चीजें हैं उनकी कह लो कि रेक्टिफाइंग एंट्रीज, और 2024 में जो हो रहा है उसकी एंट्रीज। ये सवाल की अंडरस्टैंडिंग बनी है तो मैं आगे चलूं। क्योंकि IS 8 यानी एरर और पॉलिसी चेंज है, तो वो जो कल टेक्निक सिखाई थी कि रफ वर्किंग में आप रिस्पेक्टिव कॉलम बना के एंट्रीज करिएगा, फिर मेन सोल्यूशन पे आएंगे। मेन सोल्यूशन का एक पेज छोड़ के ये वर्किंग्स में ना वही जो कल आपको रेक्टिफाइंग एंट्रीज का तरीका बताया था वहां आ जाते हैं। 2024, 2023 और 2022। ये हम अपनी वो रफ वर्किंग कर रहे हैं। एरर ठीक करते हैं। एरर क्या हुआ? एरर ये हुआ कि जब ये वेयर हाउस बन रहा था, क्योंकि वेयर हाउस बनने तक 30 जून 2022 आ गई थी, जब ये बन रहा था यानी मार्च 22 में, तो कुछ एबनॉर्मल वेस्टेज थी जो उस वेयर हाउस की कॉस्ट में शामिल हो गई थी। तो हो गई तो हो गई, मसला क्या? नहीं होनी चाहिए थी, ये एक्सपेंस बनना चाहिए था, तो कॉस्ट में शामिल हो गई थी। तो इस एबनॉर्मल वेस्टेज वाले मसले को ठीक करें। जी 22 में एबनॉर्मल लॉस कह लें या P&L कह लें, कार्ड की रिटेन अर्निंग तो कर ही देना है। ये डेबिट और इन्वेंट्री, ये वेयर हाउस क्रेडिट कितने से? 6। ये बात पता कब चली है? 1 जुलाई 23। इसका मतलब है कि 30 जून 23 तक ईयर भी गुजर गया हुआ था, तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुई थी। तो वो जो डेप्रिसिएशन जहां चार्ज हुई थी उसको रिवर्स कर देते हैं। कितनी? कैसे? 12 में डिवाइड कर दिया 6 को, 0.5। और यहां क्यों नहीं? क्योंकि 1 जुलाई 23 को पता लग गई थी ये बात, तो सिर्फ 23 की डेप्रिसिएशन गलत थी।
ये हो गए हमने एबनॉर्मल वेस्टेज वाला एरर ठीक। ये एबनॉर्मल वेस्टेज वाला एरर ठीक करने की एंट्री। ये पहले 2 पैराग्राफ्स के अंदर से निचोड़िए बात। इस पे कोई एतराज है तो बताएं। एरर हो गया रेक्टिफाई, ये एक ही एरर था, रेक्टिफाई हो गया। दूसरा IS 8 का मसला, पॉलिसी चेंज। तो पॉलिसी चेंज का फैसला कब किया? लिखा हुआ है 1 जुलाई 23, और 1 जुलाई 23 को फैसला किया। तो ये ईयर कौन सा चल रहा है? 1 जुलाई 23 2024, यानी इसी साल। तो हमने फिर इसको रेट्रोस्पेक्टिवली करना है, यानी जो गुजरा हुआ 2023 था उस पे भी फिर फेयर वैल्यू मॉडल लगा देना है। यानी अच्छा, ये ना अपनी तर्ज का एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन है। अगर आपको भी ये बहुत मुश्किल लग रहा हो तो परेशान नहीं होना, IS 8 डन है। ये सवाल बनाने वाले ने भी इतना अच्छा सवाल नहीं बनाया। समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको स्टैंडर्ड ना समझिएगा कि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभार आते हैं जिंदगी में। फेयर वैल्यू मॉडल पे अब हम रेट्रोस्पेक्टिवली लगाएं तो क्या करें? जो 23 में देखिए 30 जून 22 को ये कंप्लीट हुआ था, और फिर हमने 1 जुलाई 22 को इसको किराए पे दे दिया था। 1 जुलाई 22 से 30 जून 23, ये एक ही साल गुजरा है इसका जिंदगी का भी। तो इस साल में हम कॉस्ट मॉडल लगा आए थे, हमने फेयर वैल्यू मॉडल रेट्रोस्पेक्टिवली लगाना है। तो क्या करें? डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देते हैं और फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन इसकी कितनी चार्ज हुई? सही वाली। अब ये देखो एरर ठीक कर दिया, सही वाली डेप्रिसिएशन। ये एरर ठीक कर दिया ना, तो अब सही वाली डेप्रिसिएशन ही रिवर्स करूंगा मैं। सही वाली डेप्रिसिएशन कितनी? सही वाली डेप्रिसिएशन कैसे? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। 102 में 6 का एरर है, वो निकाल दें तो सही 96 थी। तो सही 96 8। कर दी रिवर्स। रिवर्स करके तो एक्यूमुलेटेड तो खत्म, एक ही साल हुई थी वो हमने रिवर्स कर दी। वेयर हाउस को फेयर वैल्यू पे अपडेट कर दें। 30 जून 23 पे कितनी? 30 जून 23 पे 108। 1 जुलाई 23 है तो चलो 30 जून 23 यही होगा। तो इसको हम 30 जून 23 ही कहते हुए अपडेट कर देते हैं। वेयर हाउस और फेयर वैल्यू गेन यानी P&L कितने से? कैसे? एक डेप्रीशिएट कर तो दिया रिवर्स। हाँ जी, अरे कर दिया ना रिवर्स। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कहां तक पहुंचे थे हम? ये एरर ठीक कर दिया था तो वेयर हाउस 96 पे ले आए थे। वेयर हाउस 96 उसकी कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन चार्ज की थी वो भी रिवर्स कर दी। डेप्शन तो रिवर्स, 96 का वेयर हाउस है, कहां तक पहुंचाना है इसको? 108 तो 12। ये पॉलिसी चेंज वाला सवाल हो गया। ये पॉलिसी चेंज और ये एरर, ये दोनों चीजें अलग अलग देख लें, और उसके बाद तो मैंने फिर IS 40 ट्रांसफर करना है। ये दोनों तसल्ली कर लें पहले।
जी बेटे, पॉलिसी चेंज और एरर डन। अच्छा, ये पॉलिसी चेंज और एरर वाली एंटी टेस्ट हो गई, और ये दोनों बातें हमें 1 जुलाई 23 पे पता लग गई हैं, यानी इधर हमने कुछ गड़बड़ नहीं की है। 1 जुलाई 23 को ही पता चल गई ना, तो 24 में फिर इसके असरात नहीं पहुंचे थे। तो अब सवाल का ऑफिशियल सोल्यूशन ये बन गया कि इनको रेक्टिफाइंग एंटीज की शक्ल में ढाल लेते हैं, और 24 खाली है हमारे लिए, वो अब कर लेते। तो ये वर्किंग में किया था। तो मेन सोल्यूशन पे आते हैं, और उसने बोल्ड करके लिखा है क्या? कंपैरेटिव्स। विद नरेशंस। एंट्रीज में नरेशन बाय डिफॉल्ट नहीं मांगी होती, लेकिन उसने कहा है कि नरेशंस लिखनी है, नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेंगे। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज विद नरेशंस। नरेशन क्या होती है? वो जो थोड़ी सी अंग्रेजी लिखी होती है, तो बाय डिफॉल्ट नहीं होती है सवाल में रिक्वायर्ड, लेकिन अब उसने कही है कि करनी है। तो एक तो ये गलती ठीक कर लेते हैं, वो नीली नीली वाली इकट्ठी करें, क्या बनी? ओ, एक मिनट। फर्स्ट जुलाई 23 पे ही हमें ये सब पता लग गया। तो एक हम ये एबनॉर्मल लॉस वाली ठीक कर लेते हैं, दो अलग अलग कर लें, चाहे बेशक कंबाइन कर लें। क्या करें बताएं? नहीं, मेरा कंबाइन का दिल है, क्या बनाऊं? अच्छा, अलग अलग करता हूं। रिटेन अर्निंग्स डेबिट और वेयर हाउस क्रेडिट 6, कनेक्शन ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज। दूसरा, accumulated depreciation, retained earnings। जी 0.5। correction of depreciation relating to above adjustment। ये एरर ठीक हो गया। अगला काम, ये नीला नीला डन। अब ये काला काला नीला नीला करने लगो। हाँ जी, क्या करो? accumulated depreciation debit, retained earnings credit, eight, depreciation reversal for application of fair value model, और दूसरी warehouse और retained earnings 12, 108 minus 96 fair value gain for 2023। ये IS 8 वाली पिछले साल से रिलेटेड मसले हो गए। अब 24 हमारे लिए खाली है, उसने कहा है 24 की एंट्रीज करें। तो 24 में मजीद क्या क्या करें? 9 महीने के बाद ट्रांसफर आउट हो रहा है, और IS 40 में रहता था तो फेयर वैल्यू मॉडल पे था, तो नहला धुला के भेजना है। 1 अप्रैल 23 वेयर हाउस को फेयर वैल्यू पे पहुंचा दें। और अच्छा होगा अगर आप ना ब्रैकेट में इसको लिख दें कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अरे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। वेयर हाउस को डेबिट कर दें, और उसको 108 से 114 तक ले आए। 114 माइनस 108 6 फेयर वैल्यू गेन एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। और अब इसको पीपीई बना देते हैं। पीपीई कह दें चाहे बिल्डिंग कह दें, वेयर हाउस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 114।
ट्रांसफर टू पीपीई। ये 1 अप्रैल 24 का वाकया है जी, 24। हाँ जी, ये 1 अप्रैल 24 का वाकया है। अब आगे 3 महीने की डेप्रिसिएशन, क्योंकि अब वो पीपीई में आ गया है, तो 3 महीने की पीपीई की डेप्रिसिएशन। 114 के पास रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई? रिमेनिंग लाइफ 10.25। कैसे? 23 पूरा गुजर गया था और 24 के 9 महीने गुजरे थे, यानी 2.25 साल गुजर गए थे, तो 10.25 साल बाकी रह गए थे, और 3/12 2.78। ले ये ऑटम 24। कल इसकी पॉलिसी की और एरर की ना डिस्क्लोजर कराता हूं, और बस फिर कल बहुत है, IS 8 बहुत है, बस खत्म हो गया। फिर चेंजेस इन इक्विटी करते हैं। IS 8 का इससे पहले चेंजेस इन इक्विटी के साथ ही मिक्स होकर सवाल आता था। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।